दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ाने के तरीके सिखाने की वीडियो श्रृंखला में आज मैं आपके सामने पदार्थ की अवस्थाओं और प्रकृति के बारे में वीडियो लेकर उपस्थित हूं। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। पदार्थ को समझाने के लिए आपको सबसे पहले बच्चों को यह बताना होगा कि हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी कुछ पदार्थ है। हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, इसलिए हवा भी पदार्थ है। इसके बाद बच्चों को अणु की अवधारणा समझानी होगी, जिससे आप बता सकें कि सभी पदार्थ अणुओं से बने होते हैं। अणु बहुत ही छोटे कण होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए अणु की अवधारणा समझाने के लिए हमें बच्चों को बताना होगा कि किसी भी पदार्थ को यदि हम काट कर छोटा करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा जब उसे और अधिक काटना संभव नहीं होगा। पदार्थ का ऐसा सबसे छोटा कण जिसे और छोटे हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता, परंतु जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, वो अणु या मॉलिक्यूल कहलाता है। अणु और भी छोटे कणों से मिलकर बने हो सकते हैं, जिन्हें परमाणु या एटम कहते हैं। कुछ अणु एक ही परमाणु से भी बन सकते हैं और कुछ अणुओं में एक से अधिक परमाणु भी हो सकते हैं। परमाणुओं के बारे में आप बच्चों को YouTube के चैनल टिक टैक लर्न पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध ये वीडियो दिखा सकते हैं। इस वीडियो में हम परमाणु क्या होता है, व्हाट इज एन एटम, इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई बॉम्बी एंटहिल देखी है? बॉम्बी की रचनात्मक इकाई क्या होती है? बिल्कुल ठीक, ये रेत का एक छोटा सा कण होता है। इसी तरह क्या आपने कभी सोचा है कि सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई परमाणु, एटम होती है। क्या आपने कभी परमाणु को देखा है? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना या तुलना नहीं कर सकते। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में नापा जाता है। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखा जाए तो बड़ी मुश्किल से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। इसी प्रकार आप इसी चैनल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध यह वीडियो अणुओं के बारे में भी दिखा सकते हैं। इस वीडियो में हम अणु क्या है, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने परमाणु, एटम के बारे में जाना। क्या तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं? नहीं, परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। परमाणु अणु, मॉलिक्यूल एवं आयन बनाते हैं, जो अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम अणु, मॉलिक्यूल के बारे में और जानें। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि अणु, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अणु, मॉलिक्यूल ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं, एटम्स का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अब बच्चों को पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में समझाना है। बच्चों को बताइए कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। उदाहरण के लिए पानी द्रव है, पानी को ठंडा करें तो वो बर्फ बन जाता है जो ठोस है, और पानी को गर्म करें तो वो वाष्प बन जाता है जो गैस है। हमें ये बताना होगा कि अणुओं में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, जिससे वे एक दूसरे से चिपके रहते हैं। पदार्थ को गर्मी देने से अणुओं में ऊर्जा बढ़ती है और वो हिलने लगते हैं। इसलिए यदि किसी ठोस को गर्म किया जाए तो उसके अणु हिलने लगेंगे।
अधिक गर्म करने पर अणु एक दूसरे से अलग होकर बहने लगेंगे। जब अणु बहने लगेंगे तब वह ठोस वस्तु द्रव में परिवर्तित हो जाएगी जो बह सकता है। कक्षा में आप बच्चों को एक मोमबत्ती दिखाइए और बताइए कि यह ठोस है। बच्चे उसे छूकर देख सकते हैं कि वो ठोस है। अब इस मोमबत्ती को एक डिश या चम्मच में रखकर किसी बर्नर पर गर्म करिए। कुछ देर में मोम पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि यह द्रव मोम बह सकता है और इसे ठंडा करने पर यह वापस ठोस बन जाता है। इसी प्रकार की गतिविधि आप बर्फ के साथ भी कर सकते हैं। एक कटोरी में बर्फ को गर्म करिए। गर्म होकर बर्फ पानी बन जाता है। इसके बाद एक बड़े बर्तन में बर्फ के साथ नमक मिलाकर फ्रीजिंग मिक्सचर बना लीजिए और एक छोटी स्टील की कटोरी में पानी लेकर उसे फ्रीजिंग मिक्सचर में रख दीजिए। कुछ देर में पानी जमकर बर्फ बन जाएगा। द्रव के अणुओं में इतनी ऊर्जा तो है कि वे एक दूसरे से कुछ दूर जा सकते हैं, जिससे द्रव बह सकता है, परंतु इतनी ऊर्जा नहीं है कि अणु सतह के ऊपर उठ सकें। और अधिक गर्म करने पर अणुओं को और ऊर्जा मिलती है और वो सतह छोड़कर ऊपर उठने लगते हैं। इस प्रकार द्रव गैस में बदल जाएगा। पदार्थ को ठंडा करने पर अणुओं में ऊर्जा कम होगी, इसलिए वे एक दूसरे से वापस चिपकने लगेंगे और गैस फिर से द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। आप एक बर्तन में पानी को उबालने तक गर्म करके दिखाइए। आप इस प्रकार बच्चों को पानी से भाप निकलते हुए दिखा सकते हैं। इसके बाद उस भाप के ऊपर एक ठंडी प्लेट रख दीजिए। ठंडी प्लेट को छूकर भाप वापस पानी की बूंदों में बदल जाती है। आइए जानते हैं कि पदार्थ पर दाब का क्या असर होता है। गैस के अणु क्योंकि एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, इसलिए गैस को काफी अधिक दबाया जा सकता है। द्रव के अणु गैस की तुलना में एक दूसरे के पास होते हैं, इसलिए द्रव को कम दबाया जा सकता है। और ठोस के अणु एक दूसरे से लगभग चिपके हुए होते हैं, इसलिए ठोस को सबसे कम दबाया जा सकता है। आप एक सिरिंज की सुई को बंद कर उसमें भरी हुई हवा को दबाएंगे तो सिरिंज का पिस्टन काफी अंदर तक जा सकता है। यदि सिरिंज में पानी भर दिया जाए तो पिस्टन कम दूरी तक अंदर जाएगा, और अगर सिरिंज में चॉक या कोई अन्य पाउडर भर दिया जाए तो पिस्टन और भी कम अंदर जाएगा। आप ये प्रयोग कक्षा में करके बच्चों को दिखा सकते हैं और इसे YouTube के चैनल IISER पुणे साइंस एक्टिविटी सेंटर पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में भी बच्चों को दिखा सकते हैं। We will start with an empty syringe. We will put some chalk pieces in it and press the piston harder. You would see the piston, after muscle force, the chalk pieces are allowed to break down. Repeat the same for the liquids. We will close the nozzle and pour a colored liquid in a syringe. Close it down with the syringe piston and press it to remove the air from the volume of the syringe. We will see the liquid takes the shape of the syringe. Now we will do it for the gas using the smoke of the incense stick. Put the piston and cover the mouth of the syringe with the tip of your finger. We will start using the stoppers to close the mouth of every syringe. We can see for the solid, liquid and gas. किसी भी पदार्थ को दबाने से उसके अणु एक दूसरे के पास आएंगे, इसलिए उच्च दाब पर किसी द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए अधिक ऊर्जा या अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रेशर कुकर में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं बल्कि इससे अधिक पर उबलता है, और इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। इसी तरह एयर फ्रेशनर के स्प्रे में या कुकिंग गैस के सिलेंडर में पदार्थ उच्च दाब पर द्रव के रूप में रहता है। जब उस पर से दाब हटाया जाता है तो यह गैस बनकर बाहर आता है। आप किसी एयर फ्रेशनर के कंटेनर को कक्षा में लाकर ये दिखा भी सकते हैं, या फिर YouTube के चैनल केम सर्कल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में दिखा सकते हैं। Pressure also affects the change in states of matter. Under normal atmospheric pressure, water boils at 100 degrees Celsius or 212 degrees Fahrenheit. However, if we were to water in places with lower atmospheric pressure, such as the top of a mountain, it will boil much more quickly at a temperature lower than 100 degrees Celsius.
Under higher pressures, such as inside a pressure cooker, water will boil at a temperature higher than 100 degrees Celsius. When you use an air freshener spray, you may have noticed that the spray coming out of the nozzle is not at room temperature. It's actually several degrees cooler. Inside the container, the gas is under a high pressure. As it comes out, the pressure will drop, and as the pressure decreases, the temperature of the gas will also drop. आप बच्चों को बर्फ का रीजेलेशन या पुनर्हिमीकरण दिखाकर भी पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब के असर की गतिविधि करा सकते हैं। अगर एक बर्फ के टुकड़े पर एक वायर लगाकर उस वायर पर कुछ वजन लटका दिया जाए तो दाब बढ़ने से बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए बर्फ जल्दी से पिघलकर पानी बन जाता है। वायर पानी में नीचे की ओर जाता है तो बर्फ के टुकड़े में वायर के ऊपर का पानी दाब कम होने से फिर से जम जाता है और बर्फ में बदल जाता है। आप देखेंगे कि वायर बर्फ को काट कर नीचे आ जाता है, परंतु बर्फ का टुकड़ा जुड़ा रहता है। इसे ही रीजेलेशन या पुनर्हिमीकरण कहते हैं। इसी प्रकार आपके स्कूल के सामने ठेले वाला जब बर्फ का गोला बच्चों को खाने के लिए देता है तो घिसे हुए बर्फ को हाथों से दबाकर रीजेलेशन द्वारा एक साथ जमा देता है। कक्षा में बच्चों के साथ एक खेल करके इसे दिखाया जा सकता है। मान लें कि सभी बच्चे अणु हैं। जब बच्चों को एक दूसरे के पास लाकर एक दूसरे को कसकर पकड़कर खड़ा किया जाए तो वे एक ठोस के रूप में हैं। इसके बाद हम उन्हें ऊर्जा देंगे और वे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए कुछ दूर हटेंगे और एक दूसरे को पकड़े हुए विभिन्न प्रकार की गति करेंगे। ये द्रव का रूप है। इसके बाद उन्हें और ऊर्जा दी जाएगी और वे एक दूसरे का हाथ छोड़कर पूरी कक्षा में फैल जाएंगे और नृत्य करेंगे। ये गैस का रूप है। इसके बाद इससे उलट प्रक्रिया कर उन्हें फिर से द्रव एवं ठोस बनाया जाएगा। अब पदार्थ के गुणों को पढ़ाने के तरीके समझते हैं। पदार्थ के गुणों के संबंध में काफी अच्छी गतिविधियां आपकी पाठ्यपुस्तक में दी गई हैं। हमें ये सभी गतिविधियां कक्षा में बच्चों के साथ करना चाहिए। पदार्थ के गुणों को समझने के लिए अणु की अवधारणा भी काम आएगी। पहला गुण है आकार। हम बच्चों को बता सकते हैं कि ठोस वस्तु का एक निश्चित आकार होता है, परंतु द्रव और गैस उस बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। इसके लिए हम पानी को विभिन्न आकार के बर्तनों में रखकर दिखा सकते हैं। इसी प्रकार गैस द्वारा बर्तन का आकार लेने को दिखाने के लिए हम किसी बर्तन में धुआं भरकर दिखा सकते हैं। ये प्रयोग आप ये दिखाने के लिए भी कर सकते हैं कि द्रव एक निश्चित स्थान तक ही रहते हैं, लेकिन गैस पूरे उपलब्ध स्थान में फैल जाती है। दूसरी चीज है कि पदार्थ स्थान घेरते हैं। ठोस और द्रव द्वारा स्थान घेरना दिखाना सरल है। हवा भी स्थान घेरती है। ये दिखाने के लिए आप एक सरल गतिविधि करा सकते हैं। एक कांच के ग्लास में एक कागज का टुकड़ा रख दीजिए। इसके बाद उस ग्लास को उल्टा करके पानी में डुबोइए। आप देखेंगे कि पानी कुछ दूर तक तो ग्लास में जाता है, परंतु उसके बाद ग्लास के पूरा डूब जाने पर भी पानी उसके अंदर नहीं जाता और ग्लास की तली में रखा हुआ कागज सूखा ही रहता है। ये इसलिए कि ग्लास में हवा है जिसमें स्थान को घेरा हुआ है और इसलिए वहां पानी के अंदर जाने के लिए स्थान नहीं बचा है। ये गतिविधि YouTube के चैनल 10 मिनट्स ऑफ क्वालिटी टाइम पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में भी आप बच्चों को दिखा सकते हैं। फिर है पदार्थ में भार होता है। इसे दिखाने के लिए हमें एक तुला बनानी होगी। इसका सबसे आसान तरीका है कि एक लंबी सी डंडी के बीच में एक रस्सी बांधकर उसे छत से लटका दीजिए। इसके बाद कागज की 2 प्लेटें धागों की सहायता से इस डंडी के दोनों छोरों पर बांधी जा सकती हैं। हम हैंगर की सहायता से भी तुला बना सकते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इस तुला के एक पल्ले में किसी ठोस वस्तु को रखकर दिखाया जा सकता है कि ठोस में भार होता है। इसी तरह किसी बर्तन में द्रव भरकर द्रव का भार भी दिखाया जा सकता है। गैस का भार दिखाने के लिए एक गुब्बारा लेकर उसे तुला के एक पल्ले में रखें और उसके बराबर का भार दूसरे पल्ले में रखकर तुला को समतुल्य कर लें। इसके बाद गुब्बारा फुलाकर फिर से उसका भार मापिए। तुला नीचे की ओर झुक जाती है। इससे पता लगता है कि हवा में भार है।
फिर है विलेयता या घुलनशीलता। इसे समझाने के लिए हमें बच्चों को बताना होगा कि पदार्थ के अणु एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तथा अणुओं के बीच में खाली स्थान होता है। विलेय पदार्थ के अणु इस खाली स्थान में चले जाते हैं और इसीलिए पूरी तरह घुल मिल जाते हैं। आप ये बात बच्चों को YouTube के चैनल फॉर्सिथ टेक CTLE पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो से अच्छी तरह समझा सकते हैं। क्योंकि विलेय पदार्थ के अणु खाली स्थान में जा रहे हैं, इसलिए किसी विलेय पदार्थ को घोलने से आयतन नहीं बढ़ता है। इसी प्रकार आप बच्चों को यह भी समझा सकते हैं कि किसी पदार्थ को गर्म करने से उसके अणुओं की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए गर्म पदार्थ में विलेय पदार्थ को अधिक मात्रा में घोला जा सकता है। आप इसके लिए YouTube के चैनल अरविंद गुप्ता पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो को भी दिखा सकते हैं और उसमें दिखाई गई गतिविधि करा भी सकते हैं। The right glass has hot water and the left glass and the middle glass is cold water. Take a sugar cube and put a sugar cube each in both the glasses. Then wait and see in which glass the cube dissolves first. You will see that there is much more activity in the hot water as compared to cold water. The sugar cube will dissolve much more quickly in hot water. जो पदार्थ विलेय नहीं होता उसके अणु इस खाली स्थान में नहीं जा सकते, क्योंकि अविलेय पदार्थों के अणुओं में आपस में विकर्षण होता है, इसलिए वे पृथक रहते हैं। इसे भी एक खेल के द्वारा दिखाया जा सकता है। कुछ बच्चों को कक्षा में खड़ा करें, ये बच्चे एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़े होंगे। अब कुछ अन्य बच्चों को इनके बीच में भेजें। पहले से खड़े हुए कुछ बच्चों को अपने बीच में आने देंगे और कुछ बच्चों को अपने बीच में आने से रोकेंगे। इस प्रकार कुछ बच्चे तो आपस में घुल मिल जाएंगे, ये विलेय हैं। कुछ बच्चे जिन्हें पहले वाले बच्चे अपने बीच में नहीं आने देंगे, उन्हें अलग खड़ा होना होगा, इसलिए ये अविलेय हैं। इस खेल से हम ये भी बता सकते हैं कि विलेय पदार्थ को घोलने से आयतन नहीं बढ़ता, क्योंकि विलेय पदार्थ के अणु खाली स्थान में समा जाते हैं। घुलनशीलता को दिखाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पानी में घोल कर दिखा सकते हैं। कुछ पदार्थ पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं, जैसे नमक, शक्कर आदि। कुछ पदार्थ नहीं घुलते, जैसे लोहे की कीलें आदि। हम यह भी दिखा सकते हैं कि शक्कर पानी में घुल जाती है, परंतु मिट्टी के तेल में नहीं घुलती। फिर है चुंबक के प्रति आकर्षण। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यदि हमारे पास चुंबक नहीं हो तो उसे हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो बाजार से चुंबक खरीद कर लाना आसान है और यह कोई महंगा नहीं है, परंतु यदि हम बाजार से चुंबक नहीं ला सकते तो गांव में ही किसी पुराने स्पीकर से या मोबाइल आदि के ईयरफोन से या फिर खराब हो गई बिजली की मोटर से चुंबक निकाला जा सकता है। चुंबक से ऑलपिन आदि लोहे की हल्की वस्तुएं चिपकाकर दिखाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त चुंबक का यह गुण भी दिखाया जा सकता है कि यह चुंबकीय पदार्थों को भी चुंबक बना देता है। इसे दिखाने के लिए हम किसी चुंबक से एक सेफ्टी पिन चिपकाने के बाद उस सेफ्टी पिन में और सेफ्टी पिनों को चिपका सकते। इसके बाद पारदर्शिता। पारदर्शिता का अर्थ है आर पार देख सकना। हम कांच के आर पार देख सकते हैं, लेकिन लोहे और कागज के आर पार नहीं देख सकते। इसी प्रकार यह प्रयोग भी दिखाया जा सकता है कि कागज पर तेल लगा देने से उसके आर पार कुछ कुछ देखा जा सकता है। इसे अल्प पारदर्शी कहते हैं। इसी प्रकार हम कांच के ग्लास में पानी भरकर उसके आर पार देख सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि पानी भी पारदर्शी है। बच्चों से पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी वस्तुओं की सूची बनाने के लिए कहिए। पदार्थ का अगला गुण है ऊष्मा चालकता। एक बर्तन में पानी लेकर उसमें एक स्टील की चम्मच और लकड़ी की छड़ डाल दीजिए, फिर पानी को गर्म करिए। स्टील की चम्मच गर्म हो जाएगी, लेकिन लकड़ी की छड़ गर्म नहीं होती। ऐसा इसलिए है कि स्टील ऊष्मा की सुचालक और लकड़ी कुचालक है। अब बच्चों से ऊष्मा की सुचालक और कुचालक वस्तुओं की सूची भी बनवाइए। पदार्थ का अगला गुण है विद्युत या बिजली की चालकता। एक टॉर्च का सेल और टॉर्च का बल्ब लीजिए। टॉर्च के बल्ब को सेल के अगले भाग में छुआइए। सेल के पिछले भाग से एक बिजली का तार लगाकर उसको उस बल्ब में छुआइए। बल्ब जल उठता है। अब यही क्रिया एक धागे से करिए, बल्ब नहीं जलता।
इसका कारण यह है कि बिजली के तार से बिजली प्रवाहित हो रही है, अर्थात वह तार बिजली का सुचालक है। धागे से बिजली प्रवाहित नहीं होती, इसलिए धागा बिजली का कुचालक है। इस प्रयोग को हम अलग अलग वस्तुओं से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम बिजली का एक तार लेने के स्थान पर 2 तार ले सकते हैं और इन तारों को किसी सुचालक या कुचालक से जोड़कर प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम इन दोनों तारों के सिरे डिस्टिल्ड वाटर में डालें तो बल्ब नहीं जलेगा, परंतु डिस्टिल्ड वाटर में नमक मिला देने पर बल्ब जल उठेगा। अब बिजली के सुचालक और कुचालक वस्तुओं की सूची बनवाइए। पदार्थ का अगला गुण है विसरण। द्रव और गैस विसरण करते हैं, अर्थात एक दूसरे में फैल जाते हैं। एक ग्लास पानी लेकर उसमें स्याही की एक बूंद डालिए। स्याही का रंग धीरे धीरे पूरे पानी में फैल जाता है, यह विसरण के कारण है। इसी तरह कमरे के एक कोने में एक अगरबत्ती जलाइए। कुछ देर में अगरबत्ती की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, यह गैस के विसरण के कारण है। उम्मीद है कि पदार्थ के बारे में पढ़ाने के लिए और उसके संबंध में अवधारणाओं को समझाने के लिए कुछ अच्छी गतिविधियां आपने इस वीडियो में सीखी होंगी। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ाने के तरीकों पर किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।